तो दोस्तों एक बार हम फिर मिल रहे हैं, एपिसोड नंबर 2 सीबीएसई सैम्पल पेपर 2022। ये मैथ्स की क्लास है। हम लास्ट एपिसोड नंबर 1 में सेक्शन ई के हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बेहतरीन क्वेश्चन थे, केस स्टडीज। आप जरूर उसको देखिएगा। इस एपिसोड में हम सेक्शन डी से शुरू करेंगे। सेक्शन डी के इस एपिसोड में हम 2 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 विच इज बेस्ड ऑन एरिया एंड क्वेश्चन नंबर 33 which is based on relation and functions and which is very difficult। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में कभी आता नहीं है, लेकिन सीबीएसई सैम्पल पेपर में है। तो मैं साथ साथ इनकी थ्योरी भी डिस्कस करूंगा, और रिलेशन एंड फंक्शंस की तो मेरे को बहुत सारी थ्योरी डिस्कस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें चॉइस क्वेश्चन है, और 33 एक तरीके से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, और वो चॉइस क्वेश्चन दोनों के दोनों बहुत टफ हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर आपको मिलेगा कहाँ, आपको मालूम ही है, सीबीएसई की साइट पे मिलेगा, वहाँ से आप इसको ले लीजिए। ऑलराइट, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 32 दिखा रहा हूँ। आपको बोला है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, और रीजन क्या दिया हुआ है आपको, ऐसे x और y दिया है, कोलन है, फिर लिखा है 0 y। अब आपको ये पहचानना पड़ेगा ये क्या है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है। फिर ये भी आपको पहचानना पड़ेगा ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और लास्ट दिया हुआ है आपको ओके। स्ट्रेट अवे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपको। यू हैव टू स्केच द रीजन एज वेल एज फाइंड द एरिया। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये पता है क्या है, इसके अंदर इसको आप इंटरप्रेट करिए। इसका मतलब है यू आर अबव एक्स एक्सिस, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यू आर अबव एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 0 इज वाई एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 2 इज अनदर वर्टिकल लाइन। तो बेसिकली आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में x is equal to 0 which is y axis, x is equal to 2 which is another vertical line, and you are above x axis। क्योंकि y greater than equal to 0 है, y greater than equal to 0 तो you are above x axis। तो आपका बेसिक, अगर मैं एक छोटा सा रफ स्केच आपको यहाँ से बना के दिखाऊं, तो ये है x is equal to 0, ये है x is equal to 2, और ये आपका ओरिजिन भी है, ये y एक्सिस भी है। तो आपका ये वाला जो हिस्सा है ना, जो भी एक्शन होगा इसी के अंदर होगा, बिकॉज दिस इज द ओनली एरिया विच इज अबव एक्स एक्सिस। क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे जाएंगे तो y नेगेटिव हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आप इन दोनों के बीच में है, तो जो भी हमारा एरिया निकलेगा वो इसके बीच में होगा। ओके, ये तो हो गया, तो इसका रोल खत्म हो गया, इसका रोल खत्म हो गया। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, आपको मालूम है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला होता है। ओके, इट इज, क्योंकि इसमें इवन पावर्स ऑफ x हैं, तो इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अगर किसी कर्व की इक्वेशन में x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों होते हैं, या तो वो सर्कल होता है या तो वो एलिप्स होता है। अगर x स्क्वायर y स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होते हैं तो वो सर्कल होता है, x स्क्वायर y स्क्वायर के कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं तो वो एलिप्स होता है। हाइपरबोला आपके सिलेबस में नहीं है। और अगर इक्वेशन ऑफ द कर्व में खाली x स्क्वायर है और y स्क्वायर नहीं है, या खाली y स्क्वायर है x स्क्वायर नहीं है, तो वो पैराबोला है। तो इसमें खाली x स्क्वायर है और y नहीं है, इसलिए y स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये पैराबोला है। एक और थ्योरी होती है, if the equation of the curve contains only even powers of x, like x square, x raised to power 4, such curves are symmetrical about y axis. If the equation of the curve contains only even powers of y, such curves are symmetrical about x axis। तो अब क्योंकि इसमें x स्क्वायर है और y स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये पैराबोला है। क्योंकि इसमें x स्क्वायर है और x नहीं है, मतलब it contains only even powers of x, therefore this parabola is symmetrical about y axis। और x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो y को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि बीच में इक्वल टू साइन है, तो अगर ये साइड पॉजिटिव है तो ये साइड भी पॉजिटिव होगी, और अगर y पॉजिटिव है इट मीन्स यू आर अबव x एक्सिस, और 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आपको पता लग गया ये पैराबोला क्या है। ये पैराबोला है y एक्सिस के सिमेट्रिकल, ओरिजिन से पास करता हुआ फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अब इस पैराबोला को हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं।
सो आई होप आई विल हैव सम पैराबोला विद मी हेयर। तो यहाँ हमारे पास पैराबोला रेडीमेड उसमें नहीं है, तो मैं अपने आप पैराबोला बना लेता हूँ। तो फर्स्ट आई ड्रॉ माई एक्स एक्सिस। ऑलराइट, चलिए तो अब मैं इधर एक्स एक्सिस बना रहा हूँ और कर्व स्केच इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ये एक्स एक्सिस बना, ये वाई एक्सिस बना, ये मेरा पैराबोला बन गया, अच्छा खासा नीट बन गया। ओके, अब इसका मतलब है यू आर अबव एक्स एक्सिस, वो तो हो गया। y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? y इज लेस देन इक्वल टू एक्स। इसका मतलब होता है या तो आप पैराबोला के अंदर होंगे या पैराबोला के बाहर होंगे। तो देखिए हम पैराबोला के अंदर है या पैराबोला के बाहर है। आप कोई एक टेस्ट पॉइंट ले लो यहाँ से, ऑलराइट, 0 1 ले लेते हैं। 0 1 डेफिनेटली इस पैराबोला के अंदर है। ये टेस्ट पॉइंट यहाँ डाल दीजिए। y की वैल्यू क्या है? 1, x की वैल्यू 0 है। इज 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो आपका आंसर है नो। तो आपने एक टेस्ट पॉइंट उठाया इनसाइड द पैराबोला, जिसको उसमें डालने से इनइक्वालिटी में वो फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब जिस रीजन से आपने टेस्ट पॉइंट उठाया था वो रॉन्ग रीजन था। तो यू आर नॉट इनसाइड द पैराबोला, यू आर आउटसाइड द पैराबोला। तो इसका भी मतलब क्लियर हो गया। तो ये लाइन तो ये आपका खत्म हो गया, तो आप पैराबोला के बाहर हैं। ऑलराइट, तो इसको तो अभी हम यहाँ से हटा देते हैं, इसका रोल हमारा खत्म है। सो वी आर आउटसाइड द पैराबोला। अब इस लाइन को पकड़ते हैं, y इजिकल टू एक्स। तो आपको पता है y इजिकल टू एक्स लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करेगी और फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। हर बच्चे को ये लाइन मालूम है। तो इस लाइन को हम बनाते हैं अभी। ऑलराइट, तो ये लाइन हमारी बनेगी ऐसे। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ओके, यहाँ से बनाता हूँ। ओके, तो ये मेरी लाइन बन गई y इज इक्वल टू एक्स, ओरिजिन से पास कर रही है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो मेरे को चाहिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। ऑलराइट, तो अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए हमें दोनों कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों कर्व्स को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। एक्स को लेफ्ट साइड में लाके मैं कॉमन ले लेता हूँ। ऑलराइट, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स आप कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स 1 होगा, और क्योंकि एक्स एंड वाई बराबर है तो वाई भी 1 होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0। ओके, ये बन गया आपका। अब या तो आप लाइन के नीचे होंगे या लाइन के ऊपर होंगे, ठीक है। अब क्या है आपका, और ये बात तो हो चुकी है कि यू आर अबव एक्स एक्सिस। अब ये वाला टेस्ट पॉइंट ले लीजिए 0 1। अगर ये हाँ हो गया तो आप लाइन के ऊपर है, ना हुआ तो आप लाइन के नीचे है। तो आपने टेस्ट पॉइंट क्या लिया? 0 1। तो x की जगह 0 डालेंगे, y की जगह 1 डालेंगे, तो ये भी नो हो गया, बिकॉज 1 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 0। तो यू आर बिलो द लाइन आउटसाइड द पैराबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बिलो द लाइन एंड आउटसाइड द पैराबोला, ये वाला रीजन चलेगा आपका। तो ये बिलो द लाइन भी है और आउटसाइड द पैराबोला भी है। ये नहीं लेंगे छोटा वाला जो दिख रहा है, क्योंकि दिस इज अबव इनसाइड द पैराबोला। अब ये लाइन बनेगी x इक्वल टू 0, वो तो पहले से बनी हुई है आपकी। अब एक लाइन और बनेगी x इक्वल टू 2। अब वो आपको पता होना चाहिए x इक्वल टू 2 कौन सी लाइन होती है। तो x इक्वल टू 2 होती है एक वर्टिकल लाइन। तो ये लाइन भी हमने बना ली। ये लाइन कौन सी है? x इक्वल टू 2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2 0। एक लाइन आप और बना लीजिए यहाँ पे,
ये वाली। ऑलराइट, ये थोड़ा सा हमारा ऐसे बना है, इसको पैरेलल बनना चाहिए। नाउ दिस इज लुकिंग बेटर। ऑलराइट, ये लाइन कौन सी बनेगी, x इक्वल टू 1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1, 0। ऑलराइट, तो अब आपको क्या लिखा है, आपको x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 के बीच में इस लाइन के ऊपर, तो ये यू शेप बन गया जो शुरू में मैंने आपको यहाँ समझाया था। अब इस यू शेप में आप कौन सा एरिया लेंगे जो एक साथ पैराबोला के बाहर हो और लाइन के नीचे हो, तो वो ये वाला एरिया हो गया। ये देखिए, ये एरिया आपका पैराबोला के भी बाहर है और लाइन के भी नीचे है। और उसके बाद आप ये वाला एरिया लेंगे दूसरा। अब मैं दोनों को ना अलग अलग डायरेक्शन में मैंने शेड किया है। एग्जाम में आप डिफरेंट कलर्स यूज करने में आपको टाइम वेस्ट होगा, तो आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ऑलराइट, अब आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ से यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में क्यों शेड किया है, क्योंकि जब आप 0 to 1 के बीच में स्कैन करेंगे आपका अपर कर्व पैराबोला है। ये देखिए, मैं पेन चला रहा हूँ। और जब आप 1 to 2 के बीच में जाएंगे तो अपर कर्व आपकी लाइन है। सो अब जब आपकी कर्व स्केचिंग हो गई है, तो अब आपको इसको इंटीग्रेट करके एक इंटीग्रल बनाना पड़ेगा। उसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका एरिया निकलेगा। जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आप जब यहाँ से देखते हैं तो आप इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से देखते हैं तो आप इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। मैं आपको थ्योरी भी समझा रहा हूँ ना। If 1 or 2 boundary lines happens to be horizontal lines, we prefer looking from this side. इस केस में कोई भी बाउंड्री वॉल आपकी, इसको नहीं बोलूंगा मैं बाउंड्री वॉल, ऑलराइट, इट डजंट हैपन टू बी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हम ऐसे भी, और वैसे भी 90% क्वेश्चंस में यू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आपका फॉर्मूला क्या बनता है, तो ये तो हो गई कर्व स्केचिंग। क्वेश्चन में लिखा है डू कर्व स्केचिंग एंड हेंस फाइंड द एरिया, तो इसके आपको अलग मार्क्स मिलेंगे। तो ये डेफिनेटली आपको 2 से 2.5 नंबर आपके तैयार हो गए इसके अंदर। अब आपका एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ओके, मैं ना पेन की निब थोड़ी सी पतली कर लेता हूँ सो दैट हम ना थोड़ा सा ज़्यादा लिख सकें कम एरिया में। ये देखिए, एरिया का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपका फॉर्मूला है। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो y इक्वल टू a, y इक्वल टू b, x ऑफ अपर कर्व माइनस x ऑफ लोअर कर्व इंटू dy हो जाएगा। अपर कर्व होता है जब आप नीचे से ऐसे देखते हैं ना, जो फिजिकली ऊपर वाला कर्व है वो अपर कर्व है, जो फिजिकली नीचे वाला कर्व है वो नीचे वाला कर्व है। इसमें नीचे वाला कर्व x एक्सिस है, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देखेंगे आप, और स्कैनिंग आप यहाँ से करते हैं ऐसे करके, यू कैन ड्रॉ imaginary infinite lines like this. So as you move towards your shaded region, first time when you hit the shaded region, that could be a point, that could be a line. अगर point है तो उसका x coordinate, अगर line है तो उसकी equation। तो जब आप यहाँ से इधर चलेंगे ना ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे करके, तो फर्स्ट टाइम आप यहाँ हिट करेंगे इस पॉइंट पे, इसका x coordinate 0 है। फिर जब आप छोड़ेंगे तो ये वाली लाइन होगी, इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके लिमिट्स बनेंगे 0 to 1। y ऑफ अपर कर्व, ये रहा अपर कर्व। अपर कर्व क्या है, पैराबोला, तो वो एक्स स्क्वायर लेंगे, नीचे कर्व x एक्सिस है तो y इक्वल टू 0 लेंगे। फिर जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो यहाँ लोअर लिमिट बनेगी x इक्वल टू 1, ये वर्टिकल लाइन, ये दूसरी वर्टिकल लाइन है x इक्वल टू 2, y ऑफ अपर कर्व, अब अपर कर्व चेंज हो गया, y इक्वल टू x, और लोअर कर्व सेम है। तो इफ यू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर, आपका पहला एक्सट्रीम है x इक्वल टू 0, अदर एक्सट्रीम है x इक्वल टू 2। If between one extreme on the left to the other extreme on the right, if the upper curve changes or the lower curve changes, you have to bifurcate and find the areas separately। नहीं तो आपकी कश्मकश हो जाएगी कि अपर कर्व कौन सा लिया जाए। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, लोअर लिमिट 0 है आपकी, ये रही, अपर लिमिट 1 है, तो 0 to 1, y ऑफ अपर कर्व विच इज द पैराबोला, पैराबोला का y एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, y ऑफ लोअर कर्व इज x एक्सिस, उसका 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। फिर आप सेकंड रीजन का लेंगे, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, वो मैं दिखाया था 1 to 2। अब अपर कर्व क्या है, ये वाला कर्व है, इसका y क्या है,
एक्स और लोअर का क्या आपका एक्स एक्सिस उसका वाई है ये बन गया। बस आप तो खत्म हो गया क्वेश्चन। तो आपका फॉर्मूला लिख दिया, आपका इंटीग्रल बन गया। आप इसका इंटीग्रल क्या होगा x³/3 तो 1/3 बाहर लिख लीजिए x³ 0 to 1 प्लस इसका होगा x²/2 1/2 बाहर लिख लीजिए x² 1 to 2। अब 1/3 अंदर तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पे 1 - 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 डालेंगे ना 2² 4 1² 1 दैट्स इट। तो ये आपका आंसर आ गया। कितना आया पहला टर्म 1/3 और दूसरा टर्म कट के 4 - 1 3 3/2 आप एलसीएम ले लीजिए 6 यहाँ 2 हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ऑलराइट तो ये कितना हो गया आपका 2 यहाँ 6 नहीं होगा सॉरी यहाँ पे 9 होगा। तो आपका आंसर आ गया 11/6 एंड डोंट फॉरगेट टू राइट स्क्वायर यूनिट्स आफ्टर योर आंसर। सो ये अब आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्लास क्वेश्चन बन गया 11/6 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ गया। आप इसको पॉज करके आराम से लिखिएगा। तो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका और एरिया का क्वेश्चन तो आपका बोर्ड में आना ही आना है तो वो तो आपको एकदम श्योर शॉर्ट मार्क्स आने चाहिए उसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 33 जो दिया हुआ है ना वो रिलेशन एंड फंक्शंस के ऊपर इट्स ऑन द रिलेशन एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें है कहानी क्या। तो हम पहले ना क्वेश्चन नंबर 33 के लिए एक थ्योरी डिस्कस करते हैं आपको। ओके नाउ इन क्लास 12 रिलेशन होता क्या है। रिलेशन के लिए ना 2 सेट चाहिए हमें, ए सेट इनपुट सेट और एक आउटपुट सेट और दोनों हमें सेम लेने हैं। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। आप ए टू बी भी ले सकते हैं लेकिन आपका ए टू ए ही सिलेबस में है इसमें। ओके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम रिलेशन ऑन ए। व्हेन आई से रिलेशन ऑन ए इट इज अंडरस्टूड इट इज फ्रॉम ए टू ए। ऑलराइट अब मैं ये ना एक एरो डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अब ए में हम सपोज 3 एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे भी 3 ले लेते हैं। अब रिलेशन करता क्या है वो पेयरिंग करता है। इट पेयर्स एलिमेंट्स ऑफ इनपुट सेट with the elements of output set with no rules. Any element can be paired with any element can be left unpaired. Lot of elements can be paired with one element can be paired with many other elements. Like 1 can be paired with 1, 1 can be paired with 2, 3 can be left, 3 can be paired with 3, 3 can also be paired with 2. तो बहुत सारे आपके pairing हो सकती है। Every such pairing will be called relation from A to A. Mathematical definition क्या है ये देखिए। आपके ए में कितने एलिमेंट हैं ये इनपुट है 1 2 3 आउटपुट भी सेम ही लेना है। मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ अभी आपको मैं थ्योरी रिवाइज करा रहा हूँ 1 2 3 आप ये दोनों सेम ही लेने हैं अलग अलग सिलेबस में नहीं है अभी आपके ना। तो आप इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या होगा आपका ए क्रॉस ए 1 1 1 2 1 3 फिर 2 1 2 2 2 3 और लास्ट में 3 और बचे 3 1 3 2 3 3। ऑलराइट आप पता है आपको रिलेशन ऑन आर होता क्या है। ओके ये इसकी डेफिनेशन है। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड relation from A to A or simply relation on A. Every subset of A cross A. Do you know how many subsets it has? Do you know the number of subsets का formula? 2 raised power number of elements in this set. 2 raised power number of elements in A cross A. That is 2 raised power number of elements in A into नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। यहाँ पे 3 थे ना 3 3 था 9 तो 2 रेज पावर 9 होंगे। इसमें 9 ऑर्डर पेयर्स भी हैं देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस पर्टिकुलर केस में कितने होंगे
2 रेज़ पावर 9 सबसेट्स होंगे, इसलिए नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल विल बी 2 रेज़ पावर 9, 512 relations. Is null set a subset of every set? Yes, a null set is also a relation which is called empty relation. Is set a subset of itself? Yes. तो अगर आप ये सारे ले लेंगे 9 के 9 ऑर्डर्ड पेयर्स, उसको हम बोलेंगे आपका सबसे बड़ा रिलेशन होगा वो, ओके और वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है हम बात करते हैं अभी इसके बारे में। ऑलराइट, तो ये तो आपके रिलेशन का एक एग्जाम्पल हो गया, जो मैंने एक डेफिनेशन होगी जो मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव? ए रिलेशन R on A can be reflexive, symmetric and transitive. अगर वो तीनों होते हैं तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं। नाउ व्हेन अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मैं ये जो ऊपर आपका A क्रॉस A गया ना, इसमें से मैं एक रिलेशन लेता हूँ, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1, ओके। ये इसके अंदर 5 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, पांचों मैंने यहीं से उठाए हैं। तो दिस इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A, hence it is a relation from A to A which is also spoken as relation on A। अब ये रिलेशन को मैंने नाम दिया है R1। आई कैन मेक 512 रिलेशंस ऑन सेट A, मैंने तो अभी एक ही लिया है। अब इफ व्हेन इज द रिलेशन कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, ये मैं आपको बता रहा हूँ। If the relation contains all the doublets then it is called reflexive। doublets कौन कौन सी हैं इसके अंदर? 1 1 2 2 and 3 3, वो है यहाँ तीनों है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। If the relation contains all the doublets it is called reflexive। presence or absence of non doublets is of no consequence। तो non doublets हैं या नहीं है मेरी वजह से, मेरे को मतलब है सारे डबलेट्स के अंदर, अगर सारे डबलेट्स, अगर इसमें 3 3 नहीं होता ना तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। तो अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, ये तो मैंने आपको एक वर्किंग डेफिनेशन दी। ए रिलेशन R on A is said to be reflexive, it contains all doublets। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है ये देखिए, ये होती है if हम एलिमेंट ऑफ सेट A, जो इस केस में 1 2 3 थे, उसको हम स्मॉल a सिंबल देंगे और ये डबलेट का सिंबल हो गया। इफ A कॉमा A बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, बिलोंग्स टू R, ये फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंगिंग टू कैपिटल A, देन द रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। तो ये इंग्लिश में क्या हो गया, इफ R कंटेन्स ऑल द डबलेट्स, व्हाट वैल्यूज A कैन टेक इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल? A कैन टेक वैल्यू 1 2 एंड 3, क्योंकि A कैपिटल A में कितने एलिमेंट्स है? 3 थे ना, एक का 1 एक का 2 एक का 3। सो A कैन टेक वैल्यू 1 2 3, तो जब A 1 होगा तो ये 1 1 हो जाएगा, जब A 2 होगा तो ये 2 2 हो जाएगा, जब A 3 होगा तो ये 3 3 हो जाएगा, और ये सबके लिए वैलिड है, फॉर ऑल A इज बिलोंगिंग टू कैपिटल A। सो इट मींस 1 1 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू R, देन द रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। ठीक हो गया। अब हम रिवाइज करते हैं सिमेट्रिक। व्हेन इज द रिलेशन सेड टू बी सिमेट्रिक? इसका पहले वर्किंग रूल सुन लीजिए। इफ, मैं कंपल्सरी नहीं कह रहा हूं, इफ द नॉन डबलेट इज प्रेजेंट इट मस्ट बी प्रेजेंट इन रिवर्स पेयर। अगर कोई नॉन डबलेट है तो वो रिवर्स पेयर में भी होना चाहिए। तो अब देखो इसके अंदर एक नॉन डबलेट 1 3 है, लेकिन उसका रिवर्स पेयर क्या 3 1 वो नहीं है ना इसके अंदर। तो ये जो R1 है ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर कोई नॉन डबलेट है तो उसका रिवर्स पेयर भी होना चाहिए, ना इसका है ना इसका है। लेकिन जब पहले पे नो हो गए तो अगले पे सोचने में जरूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, इफ A कॉमा B, ये नॉन डबलेट हो गया, बिलोंग्स टू R, देन B कॉमा A ऑल्सो मस्ट बिलोंग्स टू
मस्ट बिलोंग टू आर। तो सिमेट्रिक हो गया, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए ऑल्सो मस्ट बिलोंग टू आर, देन द रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक। ओके, ट्रांजिटिव थोड़ा सा टेढ़ा है आपका, तो अब ट्रांजिटिव क्या बोलता है? तो ट्रांजिटिव के लिए ना मैं आपको डायरेक्टली डेफिनेशन दे रहा हूं। ओके, इसके अंदर डबलेट नॉन डबलेट ये नहीं मैं बोल रहा हूं। ट्रांजिटिव बोलता है कि इफ ए कॉमा बी फिर बी कॉमा सी, इन दोनों में ये सेम है। देखो, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी है, एक पेयरिंग है, ये दूसरी पेयरिंग है। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन पहला वाला और आखिरी वाला, देन ए कॉमा सी मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू आर। इफ सो द रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, और अगर ये तीन होते हैं तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आप यहां देखेंगे, ये वाला जो मैंने एक एग्जांपल लिया था ना, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? हमें ये देखना है कि इसका पहला नॉन डबलेट पकड़िए। पहला नॉन डबलेट क्या है? 1 3। इसको ना मैं मजाक में बोलता हूँ हस्बैंड। क्या बोलता हूँ? हस्बैंड बोलता हूँ। आपको यहाँ से बोलता हूँ, देखो ये बड़ा मस्त तरीका है। इसको मैं हस्बैंड बोलता हूँ, ये इसका वाइफ बोलता हूँ, और ये इनका बच्चा बोलता हूँ। ट्रांजिटिव बोलते हैं अगर हस्बैंड और वाइफ है तो उनका बच्चा होना जरूरी है। अब तुम बोलोगे वाइफ कैसी होती है? ये हस्बैंड का सरनेम हो गया, ए कॉमा बी में हस्बैंड का सरनेम बी हो गया, तो वाइफ होती है हर हस्बैंड के सरनेम से शुरू होने वाली। तो ए कॉमा बी हस्बैंड है तो उसकी वाइफ होगी बी कॉमा सी, ये दोनों नॉन डबलेट्स हैं। तो अगर हस्बैंड है और वाइफ है तो ट्रांजिटिव बोलता है कि बच्चा भी होना जरूरी है। बच्चा कौन सा होता है? पहला और आखिरी वाला लेटर। तो ये रेगुलर क्लास में आप सीख चुके हैं। ये तो अभी हम सीबीएसई का सैंपल पेपर कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो उतना डीप में हम नहीं जाएंगे, तो आपकी मेमोरी रिवाइव करा रहा हूँ। अब देखो, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप कैसे चेक करोगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? सबसे पहले आप पहला नॉन डबलेट पकड़ो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नॉन डबलेट है, इसको मन में मान लो हस्बैंड। अब इसकी वाइफ कौन होगी? हस्बैंड का सरनेम हो गया 3 से शुरू होने वाली नॉन डबलेट, तो ढूंढो इसकी वाइफ। ये 3 से शुरू होता है लेकिन ये नॉन डबलेट नहीं है, तो इसकी वाइफ ही नहीं है, तो ये हस्बैंड हो गया, इसकी वाइफ ही नहीं है। अगर इसकी वाइफ ही नहीं है तो इनका बच्चा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे को बोलते हैं अनकंडीशनल ट्रांजिटिव। हस्बैंड है, वाइफ नहीं है, मतलब वो हस्बैंड बना ही नहीं है, तो बच्चे को ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो ये अभी ट्रांजिटिव है। खाली हस्बैंड है और वाइफ नहीं है तो भी वो ट्रांजिटिव होता है। हस्बैंड और वाइफ है तो बच्चा ढूंढना जरूरी है। बच्चा है तो ट्रांजिटिव है, बच्चा नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये समझ लो ये बैचलर है। अब दूसरा नॉन डबलेट ढूंढो, ये है 2 1। अब इसकी वाइफ कौन सी होगी? 1 से शुरू होने वाली नॉन डबलेट, 1 से शुरू होने वाली नॉन डबलेट, तो यहां है ना, ये रही। ठीक है, जब आप फ्रेश सोचोगे ना, जब ये नो हो गया तो आप फ्रेश सोचेंगे आप। तो 2 1 है, ये एक नॉन डबलेट है, इसकी वाइफ होगी 1 से शुरू होने वाली, हस्बैंड का सरनेम 1 है, 1 से शुरू होने वाली नॉन डबलेट, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो ये दोनों आर को है ना, तो हस्बैंड है और वाइफ है, तो इनका बच्चा कौन होगा? 2 3। अगर 2 3 भी इसमें है तो ये ट्रांजिटिव होगा। सो 2 1 है, 1 3 है, लेकिन इनका बच्चा 2 3 नहीं है, तो ये हो गया नॉन ट्रांजिटिव। तो आई होप कि अब आप मीडियम साल के शुरू में रिलेशंस पढ़े थे, तो अब आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव याद आ गया होगा, कुछ समझ में आ गया होगा। अब जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है ना, उन्होंने तो आपकी जान ही निकाल दी है। उन्होंने इसका बहुत टफ वर्जन ले लिया। पता है कौन सा वर्जन लिया है? उन्होंने ना इनपुट सेट ए ना लेके, और आउटपुट सेट और इनपुट सेट तो सेम लेते हैं ना, उन्होंने इनपुट सेट ए क्रॉस ए ले लिया और आउटपुट सेट भी ए क्रॉस ए ले लिया। लो जी, होगी मुसीबत। अगर आप ए में मैं मान लेता हूं कि 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो अब अगर ए टू ए पे होता तो इसमें क्या होता? 1 2, इसमें भी होता 1 2। अब यहाँ क्या होगा? ए क्रॉस ए क्या होगा? 1 1 1 2। तो इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे? 1 1 1 2 2 1 2 2, और यहाँ पे भी 1 1 1 2 2 1 and 2 2. और what will be relation on A cross A? That is
When I say relation is on A cross A, it means relation is from A cross A to A cross A. तो हो गई ना सारी कहानी खत्म, टफ हो गई। यहाँ पे रिलेशन क्या था अभी जो मैंने किया था, A टू A, तो इनपुट में A था, आउटपुट में A था। अब यहाँ इनपुट में भी A क्रॉस A है और आउटपुट में भी A क्रॉस A। अब यहाँ पेयरिंग ऐसी होगी ना, दिस कैन बी पेड विद दिस, कैन बी पेड विद दिस, दिस कैन बी पेड विद दिस। तो यहाँ पे रिलेशंस कैसे दिख रहे थे आपको, एलिमेंट्स अभी दिखाया नहीं था मैंने आपको, 1 1 1 2 ऐसे दिख रहे थे ना। यहाँ कैसे दिखेंगे, यहाँ ऐसे दिखेंगे, देखो 1 1 कॉमा 1 1, फिर 1 1 कॉमा 1 2, हर चीज आपकी कॉम्प्लेक्स हो गई। तो रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर्स होते हैं। ये देखो, ये रहे ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर्स के बीच में एक कॉमा होता है, कॉमा से पहले एक नंबर होता है, कॉमा के बाद एक नंबर होता है, ये रहा। अब यहाँ पे भी ऑर्डर पेयर है, यहाँ पे भी बीच में कॉमा है, लेकिन यहाँ कॉमा से पहले भी एक ऑर्डर पेयर है और कॉमा के बाद भी एक ऑर्डर पेयर है। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे कॉमा से पहले और कॉमा के बाद नंबर थे, यहाँ कॉमा से पहले और कॉमा के बाद भी ऑर्डर पेयर्स है। तो इससे ये सारी चीज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स टफ हो गई। अब मैं ना आपको एक कंपैरिजन चार्ट देता हूँ जिसकी मदद से आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ये देखिए, अगर रिलेशन होता है ऑन ए, जिसका मतलब होता है ए टू ए, और अगर रिलेशन होता है ऑन ए क्रॉस ए, जिसका मतलब होता है ए क्रॉस ए टू ए क्रॉस ए, तो यहाँ पे जो आप एलिमेंट्स लेते हैं ना, वो कैसे लेते हैं आप? एलिमेंट्स लेते हैं ए बी एंड सी, 3 चाहिए होते हैं। तो यहाँ एलिमेंट्स कैसे लेंगे आप? ए की जगह क्या लेंगे आप? ए की जगह लेंगे ए कॉमा बी, बी की जगह लेंगे सी कॉमा डी, और तीसरा लेंगे ई कॉमा एफ। तो एक तो आप ये याद रखेंगे, बड़े ध्यान से देख लो, मैं चार्ट बना देता हूँ आपको। लो, जहाँ ए है, जहाँ बी है, वो सी है। ए की जगह आप लिखेंगे ए बी की जगह लिखेंगे सी डी। बड़े ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन तो अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है, अभी तो मैं आपको थ्योरी दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये याद रखेंगे, और कैपिटल ए की जगह क्या लेंगे यहाँ? ए क्रॉस। ये सेट्स हैं और ये एलिमेंट्स हैं। आप रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन देख लो। आपकी रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी? ओके, क्या थी रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन? अभी तो लिखवाई थी ना मैंने आपको, क्या थी? इफ A comma A belongs to R for all small a belonging to capital A, then the relation is said to be reflexive. अब अगर आपका रिलेशन A पे नहीं है, A क्रॉस A पे है, मतलब इनपुट भी A क्रॉस A है, आउटपुट भी A क्रॉस A, तो आपकी डेफिनेशन पता है क्या बनेगी? If आप देखो, इस A की जगह क्या लिखेंगे? A कॉमा B, फिर ये क्या है? कॉमा। अब इस A की जगह क्या लिखेंगे? A कॉमा B, फिर बिलोंग्स टू आर, फिर फॉर ऑल। इस ए की जगह क्या लिखेंगे? ए कॉमा बी, और कैपिटल ए की जगह क्या लिखेंगे? ए क्रॉस ए। देखा आपका, ये है थ्योरी का जलवा। देन द रिलेशन विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको समझने के साथ लिखना जरूर पड़ेगा। आपको एक थ्योरी कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी और उसको लिखना पड़ेगा, जिससे कि आप बाद में उसको पढ़ के रिवाइज कर सके। बिना लिखे अगर आप कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के बाद भूल जाएंगे। मैं ट्रांजिटिव का क्वेश्चन में समझाऊंगा, बस मैं सिमेट्रिक का लिख के अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। क्या था सिमेट्रिक? अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू R, देन इट इम्प्लाइज B कॉमा A ऑल्सो बिलोंग्स टू R। मतलब all non-doublets must be present in reverse pair। अब अगर आपका क्वेश्चन A क्रॉस A पे है, तो आप पता कैसे लिखेंगे? If, ये लो जी, ये वाला लाइन बनाइए। अब A की जगह क्या लिखूंगा? A कॉमा B। तुम कहोगे कैसे? ये रहा ना थ्योरी। अब ये क्या है? बोलो बोलो। ये कॉमा है, कॉमा, उसके बाद B लिखा है, तो B की जगह क्या लिखूंगा मैं? C कॉमा D। आगे क्या लिखा है? बिलोंग्स टू R, देन इट इम्प्लाइज, ये वाला B की जगह क्या लिखूंगा? ये रहा, B की जगह C कॉमा D।
फिर ये वाला कॉमा, फिर ए की जगह ए कॉमा बी, फिर ये बंद हो गया और ये वाला बंद हो गया, ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन द रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में आप सीधा न्यूमेरिकल उठा के करा रहा हूँ। अब मैं आपको सीबीएसई का बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, और इन्होंने पता क्या किया, चॉइस में उसका भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया। तो 33 में चॉइस दी हुई है, तो अब मैं आपको ना क्वेश्चन नंबर 33 सेक्शन डी का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बोर्ड में मेरे को याद नहीं आता कि मैंने ये क्वेश्चन देखा हो, लेकिन चलो इस बहाने हमने एक बहुत डिफिकल्ट रिलेशन का क्वेश्चन रिवाइज किया है। इसमें लिखा है द रिलेशन इज ऑन n cross n. You know what is n? Natural number. Okay? n is a natural number. तो relation is on n cross n. इसका मतलब क्या हो गया? Relation is from n cross n to n cross n. ठीक है? और इसको भी ना हम ऐसे लिख देते हैं, relation on n cross n बोलो या relation from n cross n to n cross n बोलो। ठीक है, और इसमें ये लिखा है कि कब एक ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि जो सबसेट्स हम उठाएंगे ना, ए क्रॉस ए के जो हम सबसेट्स उठाते हैं, यहाँ पे तो हम ए क्रॉस ए के सबसेट उठाएंगे, तो कौन कौन से सबसेट उठाने हैं, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है। तो इसमें फॉर्मूला ये दिया हुआ है कि ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी, ये आपका एलिमेंट है ना, बिलोंग्स टू n क्रॉस n। ठीक है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी विल बिलोंग टू n क्रॉस n। फॉर इस लाइन की ना हमें क्वेश्चन करते हुए जरूरत नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। So this is making it confusing. So this is not required. ये एक तो जनरल स्टेटमेंट है, आपको रिलेशन दिया हुआ है n क्रॉस n टू n क्रॉस n। अब इनपुट में क्या होगा, इनपुट में आपके एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऐसे होंगे ना, 1 1 1 2, और यहाँ पे भी ऐसे ही होंगे। अगर ये n टू n होता तो यहाँ नेचुरल नंबर्स होते। अब उसके ऑर्डर, अब इसका ऑर्डर पेयर इसके ऑर्डर पेयर से कब रिलेट करेगा, तो वो ऑथर आपको देगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले वाले का ए बी, जनरली तो ए बी हो गया, इट इज रिलेटेड टू सी डी, सी डी यहां से लेंगे, इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो इन्होंने बोला है कि ये इनपुट सेट है, इसका एलिमेंट अब ए बी सी नहीं, इसका एलिमेंट है ए कॉमा बी सी कॉमा डी ए कॉमा एफ। अभी अभी समझाया था, तो हमने एक उठा लिया ए कॉमा बी, यहां से एक जनरल एलिमेंट उठा लिया सी कॉमा डी। इसका ऑर्डर पेयर इसके ऑर्डर पेयर से जब पेयर करेगा, अगर किनारों वालों का प्रोडक्ट बीच वालों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी, क्या ये दोनों पेयर करेंगे, देखो 1 क्रॉस 1 एंड 1 क्रॉस 1, ये पेयर करेगा। ये वाला भी पेयर बनेगा, देख लो 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1 2। लेकिन ये वाला पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि किनारों वाला का सम है, प्रोडक्ट है 1 इंटू 2 और अंदर वाला को है, तो ये वाला पेयरिंग नहीं होगी। तो इसका ऑर्डर पेयर इसके कौन से ऑर्डर पेयर से पेयर करेगा, वो इस फॉर्मूले से डिटरमाइन होगा। तो ये फॉर्मूला इन्होंने दिया है। तो बस अब इन्होंने क्या बोला है, अब क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने बोला है कि इनपुट सेट n क्रॉस n है, आउटपुट सेट भी n क्रॉस n है। इनपुट सेट का जो ऑर्डर पेयर होगा, क्योंकि अब इसके इनपुट सेट में डिस्क्रीट एलिमेंट्स नहीं होंगे, ऑर्डर पेयर्स होंगे, तो इनपुट सेट का ऑर्डर पेयर आउटपुट सेट के ऑर्डर पेयर से जब पेयर होगा, जब a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, ए बी इज द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट n क्रॉस n, सी डी इज द एलिमेंट फ्रॉम द सेकंड n क्रॉस n। अब हमें प्रूव करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब मेरे को प्रूव करना है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। देखिए रिफ्लेक्सिव की मैंने आपको थ्योरी दी थी ना, आप एग्जाम में ना ऐसे लिखना, ये देखो आपको ये नहीं बोला है चेक इफ इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, बोलता है प्रूव इट इज रिफ्लेक्सिव, तो आप सीधा लिख देना। देखो क्लियरली क्या था, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू कैपिटल ए। तो आपको ये वाली लाइन नहीं लिखनी है, ठीक है, आपको इस लाइन को मॉडिफाई करना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, क्लियरली, अब इस a की जगह क्या लिखेंगे, a कॉमा बी, अभी मैंने थ्योरी दी थी, इस a की जगह भी
क्लियरली ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए की जगह क्या लिखेंगे ए बी, बिलोंगिंग टू कैपिटल ए की जगह लिखेंगे एन क्रॉस एन, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब आप इसको जस्टिफाई कर पाए एग्जाम में तो जस्टिफाई कराना, तो चुपचाप लिख देना, आपने आज जानबूझ के आगे वर्ड भी लिख दिया। क्लियरली ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन। अब इसका प्रूफ लिख देते हैं हम, अगर आपको आता है। ये देखो ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी। ओके, ये कब होता है? व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द कॉर्नर्स, ये रहा ना प्रोडक्ट ऑफ द कॉर्नर्स ए बी इज इक्वल टू बी सी। सो अब will a comma b be related to a comma b? Yes, because ab is equal to b a, यहाँ पे b a लिखना था आपको। ओके, फॉर्मूला कहाँ से आया? ये गिवन है ना, ये देखो किनारों वालों का प्रोडक्ट a इंटू डी और बीच वालों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे किनारों वालों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? a इंटू बी और बीच वालों का आ रहा है b इंटू ए। सो प्रूफ क्या हो गया? ए बी इज रिलेटेड टू ए बी बिकॉज ए बी, हम ऐसे लिख देते हैं इंप्लाइज टू बी है, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए इज ट्रू। बस, और अगर आपको ये ना समझ में आए ना तो खाली आप ये वर्ड लिखाना, क्लियरली ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू कैपिटल एन क्रॉस एन, देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। आइए अब इसका मैं आपको सिमेट्रिक कराता हूं। ओके, इसको हमें प्रूव करना है। ओके, अब हमें इसको सिमेट्री प्रूव करना है। क्या होता है? लेट ए कॉमा बी, अब ए की जगह लिखेंगे ए बी, बी की जगह लिखेंगे सी डी बिलोंग्स टू आर। ये हमने मान लिया कि एक नॉन डबलेट है। ए कॉमा बी, ए की जगह लिखते हैं ए बी, बी की जगह लिखते हैं सी डी। लेट ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर, देन हमें इसका रिवर्स पेयर भी लेना पड़ेगा। देन सी कॉमा डी A comma B also belongs to R. Okay, therefore relation is symmetric। तो अब आपको गिवन क्या है? आपको ये गिवन है कि ये this belongs to R, मतलब प्रोडक्ट ऑफ किनारे वाले A इंटू डी इज इक्वल टू बी सी, और आप प्रूव करना चाहते हैं ये this also belongs to R। तो आपको क्या प्रूव करना है? सी बी इज इक्वल टू डी ए, क्योंकि ये आपका हो गया x y और ये हो गया y x। if x comma y belongs to R, then y comma x should also belongs to R। अब कब आप R को बिलोंग करते हैं? जब किनारों वालों का प्रोडक्ट बीच वालों के प्रोडक्ट के बराबर हो। अब किनारों वालों का प्रोडक्ट बीच वाले के प्रोडक्ट के बराबर हो, ये आपका गिवन हो गया, ये आपको प्रूव करना है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं AD इक्वल टू BC की जगह BC इक्वल टू AD लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? RHS को LHS में लिखा, LHS को RHS में। मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होती है तो BC की जगह CD भी लिख सकते हैं, AD की जगह DA भी लिख सकते हैं, और नीचे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। ऑलराइट, अब हम करेंगे ट्रांजिटिव, जो ट्रेडिशनली सबसे टफ माना जाता है। ठीक है, तो अब हम ट्रांजिटिव करेंगे, उसके बाद इस एपिसोड को खत्म कर देंगे। इसकी जो चॉइस है ना वो भी रिलेशन की है और वो काफ़ी टफ है, उसको हम थर्ड एपिसोड में ले लेंगे, नहीं तो ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। ट्रांजिटिव क्या होता था आपको मैं बताऊं नॉर्मल लैंग्वेज में? ये हस्बैंड, ये वाइफ बिलोंग्स टू आर, देन इनका बच्चा A कॉमा C ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये था ना। लेकिन अब हमें इसको ऑर्डर पेस में लिखना पड़ेगा। हम ऐसे लिखेंगे, देखो एक हस्बैंड एंड वाइफ ढूंढ लाते हैं। लेट A की जगह क्या आएगा? A कॉमा B, B की जगह C कॉमा D। ठीक है, ये तो हमारा पहला हो गया, ये हमारा। ठीक है, अब B की जगह, इतना टफ हो जाता है ना, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। C कॉमा D, C की जगह E कॉमा F। वो तो मैंने आपको थ्योरी बना दी, तो थोड़ा बहुत हम कर भी लेंगे।
ये हम मान लेते हैं ये हस्बैंड है और ये उसकी वाइफ है। वाइफ क्या होती है, हस्बैंड के सरनेम से शुरू होने वाली, हस्बैंड का सरनेम है सी कॉमा डी, तो ये वाइफ का पहला नाम हो गया सी कॉमा डी। तो ये ए की जगह देख लो, फिर से बता रहा हूँ लास्ट टाइम, ए की जगह ए बी, बी की जगह सी डी, बी की जगह सी डी, सी की जगह ई एफ बिलोंग्स टू आर। देन ये तो हो गया, फिर यहाँ लिखेंगे हम, हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है ए की जगह ए बी, सी की जगह ई एफ बिलोंग्स टू आर, ये हमें शो करना है। अब आपको गिवन क्या है, अगर ये आर को बिलोंग करता है दिस, तो इसका मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ द किनारे वाले ए डी इज इक्वल टू बी सी, और इसमें भी क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ द किनारे वाले सी एफ इज इक्वल टू डी। कहां से आया ये देखो ना, ये ऑर्डर पेयर आर को बिलोंग करता है, एंड ये कॉमा का मतलब एंड, और ये वाला ऑर्डर पेयर भी आर को बिलोंग करता है। अगर ये आर को बिलोंग करता है तो किनारों वालों का सम है ए डी, बीच वालों का सम है बी सी, किनारों वालों का सम है सी एफ, बीच वालों का सम है डी ई। और आपको प्रूफ क्या करना है, टीपी का मतलब प्रूफ हो गया किनारों वालों का प्रोडक्ट ए एफ इज इक्वल टू बीच वालों का प्रोडक्ट बी। ये आपका टारगेट है और ये गिवन है। आप या तो इनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, कभी कभी एक और डिफिकल्ट होता है, तो मैं इनको ना मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। देखो इनको मल्टीप्लाई किया, ए डी इंटू सी एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू डी ई। आप बताओ, डी से डी कटा, सी से सी कटा, तो ए एफ इज इक्वल टू बी आ गया, नीचे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, therefore relation is ट्रांजिटिव, और वो बाद में अपने आप लिख लेना, हेंस क्योंकि तीनों हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, हेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। इतना टफ क्वेश्चन है ये, एग्जाम में अगर आता है ना, इसको आप लास्ट में करिए। तो मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर रहा था, अगर आपको ये पहले से रटा होगा तो आप इतना समय लेंगे नहीं। तो मेरे हिसाब से बोर्ड में ये क्वेश्चन कभी नहीं आना चाहिए, ना मेरे को याद आता है कि ये क्वेश्चन कभी आया हो। तो ये सैम्पल पेपर में काफी टफ क्वेश्चन दे दिया, इसी की जगह वो बस ये दे देते, इट इज अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन इंस्टेड ऑफ एन क्रॉस एन टू एन क्रॉस एन। एनीवे अब आया तो एक मैंने आपको करा भी दिया इतना टफ, और इसकी जो चॉइस आई है ना वो और भी खतरनाक है, उसमें पावर सेट ऑफ एक्स दी है। अब ये बड़ी मुसीबत क्लास 12 के बच्चों के लिए, अब हमें तो याद ही नहीं है पावर सेट ऑफ एक्स होता क्या है, ये तो क्लास 11 में पढ़ा था वो भी शुरू में, तो वी हैव फॉरगॉटन व्हाट इज द पावर सेट ऑफ एक्स। तो उसकी भी बहुत थ्योरी चलेगी, कम से कम 15 मिनट की थ्योरी चलेगी, 10 मिनट का वो न्यूमेरिकल होगा, तो उसको मैं एपिसोड नंबर 3 में लेता हूँ। तो उसमें हम इस क्वेश्चन नंबर 33 का चॉइस क्वेश्चन करेंगे। रेगुलर क्लासेस में मैंने पावर सेट ऑफ एक्स के ऊपर रिलेशन का क्वेश्चन कराया नहीं था, ना ये बोर्ड में आएगा। आई एम नॉट सीइंग बोथ द ऑप्शंस कमिंग इन द बोर्ड एग्जाम, बट नेवरदलेस क्योंकि सैम्पल पेपर में है तो एक बारी तो करना बनता है, तो अगले एपिसोड में हम उस क्वेश्चन को करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपको कुछ समझ में आया और आपका कुछ वैल्यू एडिशन हुआ आपकी नॉलेज। मिलते हैं अगले एपिसोड।